श्लोका लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के इस स्वाभिमान सम्मेलन के मंच पर उपस्थित आपके बहुत ही कर्मठ, जुझारू और लड़ाकू सांसद मेरे छोटे भाई, सेफई के गढ़ को 14 में हिलाने वाले और 19 में गिराने वाले श्री सुब्रत पाठक जी, लोकसभा संयोजक श्रीमान नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान वीर सिंह अभी गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई ओंकार शाह साहब, मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में हम लोग साथ में रहे, बहन विधायिका श्रीमती अर्चना पांडे जी, श्री वीरेंद्र सिंह पाल संयोजक विधानसभा विधुना, श्री अरवेश कुमार जी जिला उपाध्यक्ष, श्री ठाकुर जी, श्रीमती सुषमा पाल ब्लॉक प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक श्री बादाम सिंह पाल, सह संयोजक राहुल पाल, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख राहुल गुप्ता जी, श्री मंजेश पाल जी, समाज के और पार्टी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में अपना शीश नवा करके अपनी बात करना चाहूँगा और कार्यक्रम के आयोजक का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही 14 तारीख को पढ़ा लिखा और समझा और सराहा जाता है। पुरखे भी ऐसे हों जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, जिन्होंने 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिसमें लगभग सभी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ शामिल हों। जैसा राहुल ने बताया, जो न्याय की देवी थी, जिन्होंने अपने बच्चे में और गाय के बच्चे में कोई अंतर महसूस नहीं किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, तो गया का कराया है, तो सोमनाथ का कराया है, तो ओंकारेश्वर का कराया, महेश्वर का कराया, चंद्रकेश्वर का कराया, कृष्णेश्वर का कराया। विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाते होंगे तो लिखा होगा कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस जमाने में 1 मन चांदी दे करके उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। जब गया जी आप अपने पुरखों के लिए कनातों में जाते होंगे तो पंडित जी अहिल्या देवी जी पर जल चढ़वाते हैं। पहले तो लगता था कि ये कहीं वो ऋषि पत्नी गौतम की ऋषि अहिल्या ना हो। उन्होंने कहा जब बख्तियार खिलजी ने इसको गिरा दिया था और उस दिन 1000 पन्नों से ऊपर ज़्यादा वहाँ पर पूजा कराते हैं, तब अहिल्याबाई होलकर ने भी वहाँ पर 1 मन सोना दे करके और गया जी का जीर्णोद्धार कराया था, जहाँ वो अपने पुरखों का श्राद्ध करने जाते हैं। खैर 12,776 ये टूटे हुए मंदिरों की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? उनके समकालीन जब ग्वालियर के सिंधिया थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, पूना के पेशवा थे, नागपुर के भोसले थे, जब समकालीन और इंदौर के होलकर थे, तो होलकरों को ही क्यों जरूरत पड़ी जब जितने आज MP हैं इतनी रियासतें हुआ करती। शेख राहुल कह रहा था कि रानियाँ बहुत हुई हैं, पटरानियाँ बहुत हुई हैं, महारानियाँ बहुत हुई हैं, लेकिन प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका और लोक माता माने पूरे जनता की माता का श्रेय अगर किसी को मिला है तो हमारे हम जिस वंश में पैदा हुए हैं महारानी अहिल्याबाई को मिला है। ये टूटे मिले और इसकी कहानी का 9 से भी जुड़ी है। संयोक्ता वाला केस सबको पता होता है, पृथ्वीराज चौहान का उद्देश्य 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान मारे गए और मोहम्मद गोरी को उसने तोड़े, तो उसके गुलाम मोहम्मद गोरी ने हमारे मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराया, तलवार करके लोगों का गर्दन पर रख के धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद उसके गुलाम खुद ऐबक ने तोड़े, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर इल्तुतमिश की लड़की रजिया ने, फिर उसके समकालीन जो है बलबन ने, बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर मोहम्मद खिलजी ने, फिर जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर फिरोज तुगलक ने, फिर मोहम्मद तुगलक ने, फिर गयासुद्दीन तुगलक ने,
तो सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, और उसके बाद आगरा से ज़्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ने का काम किया। ये सब विरासत में टूटे हुए सबको मिले थे, लेकिन इन सब का जीर्णोद्धार प्रातः दुनिया पुरुष लोग का लोकमाता महारानी अहिल्याबाई के हाथों से हुआ, और दूसरा जीर्णोद्धार सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ का हुआ, और दूसरा जीर्णोद्धार काशी में बाबा का नरेंद्र मोदी जी ने करना किया। मैं समाज की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गंगा की तरफ से जब श्रद्धालु आते हैं तो अहिल्याबाई होलकर की बहुत ही आदमकद मूर्ति को मोदी जी ने धन्यवाद के तौर पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लगाने का काम किया। तो ये जिनका स्वाभिमान, लेकिन अब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आधुनिक अहिल्याओं का क्या हो रहा है। जो आपने आपके मल्हार राव होलकरों के क्या हाल है, मालेराव के क्या हाल है, खांडेराव के क्या हाल है, मंच पर कुछ प्रधान बीडीसी, कुछ प्रमुख इस 1.5 लाख की वोटर की संख्या में तो दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये संख्या भारी के अनुसार पदों में कमी। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो सुब्रत पाठक का पूरा भाषण मैं समझ रहा था लगभग तो बढ़िया वाला भाषण, अच्छी बात है, आप कौम को जगा रहे हैं, तो दोबारा कोई टूटा टाटी क्या देखा जाए कि कोई ना करे, ये अच्छी बात है। सनातन धर्म को और आगे ले जाने के लिए उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। तो होलकरों का भी कहलाता था कि होलकरों का राज हिंदू राष्ट्र कहलाता था, उनकी सीमाएं भी हिंदुओं की चौकी कहलाती थी। एक तरफ दया की इतनी मूर्ति थी कि गाय के बछड़े को भी न्याय देने का प्रयास किया। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना, मल्हार राव होलकर नहीं थे, मल्हार राव होलकर उनके ससुर थे, उनके बेटे का नाम खांडेराव होलकर, क्योंकि ये इतिहास में आजकल दर्ज हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा ये बात है कि 2 लोगों ने अपने महल में घंटा बांधने का काम किया। एक जहांगीर की घंटा कहलाता था आगरा में कि किसी को दिक्कत हो तो रात में घंटा बजा सकता था। एक होलकर लोग अपने घर के बाहर घंटा रखते थे कि किसी को दिक्कत हो तो वो घंटा बजा सकते हैं। संयोग देखो कि गाय, कुत्ता, हाथी और घोड़ा सब समझते हैं भूख पाइयाँ ना भूख। गाय ने वो घंटा बजाया, सिपाही भेजे गए तो उनने बताई नहीं, डर के मारे, तो पूछने पर बहुत दबाव डालने में बताया कि आपके बेटे ने ही बछड़े को पूछना है, तो उनका पहले वैसे कोई गाड़ी ना हो। गाय आड़े आ गई थी, तो आज भी इंदौर में उस बाजार का नाम आड़ा बाजार है। इस बात को एक अंग्रेज देख भी रहा था, उसने चित्र बनाया, खैर अच्छी बात है। लेकिन होलकरों का दूसरा भी जज्बा था कि इंग्लैंड में अगर बच्चा होता था तो माँ कहती थी चुप हो जा, नहीं तो भूल कर आ जाएगा। ये जज्बा होलकरों का रहा है। बहुत खुशी की बात है कि अन्य साम्राज्यों का नाम मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उनके इतिहास पे कहीं ना कहीं कलंक है। अगर निष्कलंक राज इस धरती पर किसी का रहा है तो वो होलकरों का रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को या तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज में कायम किया था, उसके बाद 200-250 साल बाद नरेंद्र मोदी ने इस देश में कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। पाठक जी के बारे में अभी कह रहे थे कि वो जेल गए, ये हुआ वो हुआ, ये सब होता है। पानीपत का युद्ध तो होगा नहीं कि सिर काट देंगे तो सरकार बनाएंगे, अब तो सिर गिनाएंगे तो सरकार बनाएंगे। तो जो पत्थर अपने शरीर पर छैनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं, अखिलेश यादव के जलवे में जाके सरेंडर कर देते हैं, सत्ता की चकाचौंध में अपने आप को उस पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, और दबंगी और जेल में जाने से डरने की वजह से कभी कोई बयान नहीं देते हैं, जो पत्थर अपने शरीर पर छैनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं, वो प्रमुख जी हमारी नालियों में रहते हैं। और जो पत्थर अपने शरीर पर छैनी हथौड़ी जैसे हम खाते हैं करहल लड़के या फिरोजाबाद लड़के या अखिलेश से लड़के या डिम्पल से लड़के, फिर अक्षय से लड़के, फिर अखिलेश से करहल में लड़के, और सुब्रत पाठक 3 बार 9 में लड़ते हैं, फिर 14 में लड़ते हैं, 19 में लड़ते हैं। तो जो पत्थर छैनी और हथौड़ी खा लेते हैं वो फिर लोकसभा में पहुँचते हैं अथवा राज्यसभा में पहुँचते हैं। और पत्थरों की बात कर लो तो फिर वो मंदिर में पहुँचते हैं, वो मूर्ति बनते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो थोड़ा राजनीति सीख लो, तो सुविधा भोगी राजनीति करी होती तो ये सरेंडर कर दें तो वो राज्यसभा भेज देगा।
आप सरेंडर कर दो तो वो एमएलसी बना देता है, तो आप सरेंडर कर दो तो संगठन का बड़ा पद मिल सकता है। और हम तो आईपीएल की तरह अगर कभी चौराहे पे फिरने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा कीमत में वही खरीदेगा, क्योंकि हमारी वजह से जनता हारी है, हमारी वजह से अच्छे हारा है और हमारी वजह से बदलने में हारा है। इनको प्राप्त मतों में अगर बघेल वोट दिलवा दो, जैसा आप कह रहे थे कि यहाँ से लेके वहाँ तक, तो इनके घर के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए कन्नौज के लोगों दो शिकायतें हैं। एक, तुमने इसको निर्विरोध किया था, ये मुझे बहुत भयंकर वाली पीड़ा है। इस देश में चुनाव क्या कन्नौज जिले में एक भी प्रधान निर्विरोध जीता है? जरूर किसी ने पर्चा दाखिल किया होगा, लेकिन निर्विरोध सांसद विश्व की राजनीति में एक लोकतंत्र पे कलंक लगा है। अगर गुंडागर्दी की पराकाष्ठा भारत के लोकतंत्र में अगर किसी को एक मिसाल देनी होगी तो मिसाल देनी होगी 2012 में अखिलेश यादव जब सीएम बन गए थे और यहाँ से 9 से 14 के बीच में सांसद चुने गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और एमपी का चुनाव लड़ने के लिए केवल 3 योग्यता चाहिए। टिकट के लिए तो तमाम योग्यता चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो और 2 साल सजा याफ्ता ना हो। तब ये सजा याफ्ता वाला भी कॉलम नहीं था, कोई भी पर्चा दाखिल कर देता, भले डिम्पल यादव जीतती, लेकिन चुनाव के बाद जीतती। ये कन्नौज के लोगों ने अच्छा नहीं किया था। तो जिन लोगों ने तुम्हें कलेक्ट्रेट में नहीं जाने दिया, जिन लोगों ने तुमको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, 20,000 की रसीद जिन लोगों ने नहीं काटने दी, जिन लोगों ने आपको वो वाली क्या होती है सर्टिफाइड कॉपी नहीं देने दी, जिन्होंने कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन के लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में किसी को नहीं आने दिया, ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। लेकिन कन्नौज के लोगों का एक दूसरा गुण भी है कि जब इनको अवसर मिला तो 14 में उन्होंने सेठी के किले को हिला दिया और 19 में उसको गिरा दिया। इस बात की मैं आपको बताई। तो हम ही वो दो लोग हैं तो सेठी वालों से बार बार लड़ते हैं। मैं 9 में लड़ा, कल्याण सिंह जी का गठबंधन अगर मुलायम सिंह जी से नहीं होता तो मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव, ये जो मैं 6 चुनाव जीता हूँ, ये आसान नहीं थे। मैं सबसे आसान चुनाव हार गया जब 2009 में फिरोजाबाद में अखिलेश यादव से लड़ा था। लेकिन कभी कल्पना भी मैंने की थी कि मंदिर और मस्जिद एक हो जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक हो जाएंगे। वो हुआ था बाबू स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह कल्याण सिंह जी ने गठबंधन किया था, ये याद है या भूल गए? और आगरा के सम्मेलन में बाबूजी ने लाल टोपी पहनी थी, केवल इस उम्मीद में कि अखिलेश 2 जगह से लड़ रहा है, कन्नौज और फिरोजाबाद से। जब दोनों जगह जीत जाएगा तो 14 दिन का नियम है, इस्तीफा देना पड़ेगा और नियम है कि 6 महीने में चुनाव होगा। तो राजू भैया जो 2 चुनाव हार चुके थे, उनकी पत्नी, उनको फिरोजाबाद में लड़ाया जाएगा। जिस मुलायम सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, माफ करना, उनकी आत्मा से क्षमा मांगते हुए मैं एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि एक जेंटलमैन बड़े नेता ने दूसरे जेंटलमैन बड़े नेता को इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठा आश्वासन दिया था और वो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि यदि अखिलेश को कन्नौज और फिरोजाबाद जिता दोगे तो फिर इस्तीफा देगा तो राजू भैया को लड़ाएंगे। राजू भैया की जगह वो अपने घर में अपनी 5वां एमपी बनाने के लिए पुत्र वधू डिम्पल यादव को लेकर किया। क्या कहा था कल्याण सिंह जी ने? कल्याण सिंह जी ने कहा था मुलायम सिंह बिजली का डंडा तार है, मैंने उसको पकड़ के गलती की। और मुलायम सिंह यादव ने देश के मुसलमानों से कहा था, मुसलमानों मुझे माफ कर दो, मैंने हिमालयन ब्लेंडर करी है। संभवतः मुलायम सिंह जी ने पहली बार अंग्रेजी बोली, शायद अमर सिंह ने लिखते दी होगी। हिमालयन कैलेंडर माने हिमालय जैसी भूल मैंने की थी, जो मैंने मस्जिद गिराने वाले कल्याण सिंह जी से गठबंधन करने का काम किया था। ये आने वाली पीढ़ी समझे, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। और मुलायम सिंह पलटा खा गए और डिम्पल यादव को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन मैं वो चुनाव 64,312 मात्र वोटों से हरा था। और आज भी कल्याण सिंह जी स्वर्ग में जहाँ भी हों, वो अपनी जात के भगवान हैं। और मेरी लोकसभा फिरोजाबाद लोधी बाहुल्य, जिसमें 5 में से 2 एमएलए जसराना और शुक्लाबाद के लोधी होते हैं, पप्पू लोधी और मुकेश वर्मा। इसका मतलब उन्होंने 1.5 लाख वोट ट्रांसफर किया तब जाकर के मैं। कभी लोधी राजपूतों ने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया? बोलो, आपके जिले में खराब बना कभी दिया है? लेकिन बाबूजी में वो क्षमता थी कि जाके डलवा दिया और डिम्पल यादव को ले आए
तब उन्हीं मोदी राजपूतों ने कहा कि धोखे से अगर हमसे बनवा लिया है तो अब हम राजपूतों को वोट दे देंगे और दिलपत यादव को जीतने नहीं देंगे। तो माफ करना, तुमने अकेले कन्नौज में नहीं हराया है। दिलपत यादव बेचारी क्या सोचती होगी जब इसके घर के बड़े बड़े नेता शाम को लौट के आते हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम नौजवानों के नेता हैं, हम किसानों के भगवान हैं, और वो कहती होगी हमें तो जिताने पैसों को भेजा करती है। और जब वो कहते होंगे आज सोने का मुकुट मिला, चांदी का मुकुट मिला, 1 लाख की धूल हुई या फूलों की वर्षा हुई, तब वो कहती होगी 19 में तुम सब मिलके मुझे कन्नौज में जिता नहीं पाए। बोले ये हुआ ही नहीं हुआ। तो कन्नौज ने भी हराया, फिरोजाबाद ने भी हराया। मैं बोलकर बंश पर बोल रहा हूँ, वो एक गलत बात है। मैं आज 2 बातें बोलना चाहूँगा, एक सामाजिक भाषण दूंगा और एक राजनीतिक भाषण। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं यदि तुम मुझे एक मछली मार दे दोगे तो मैं एक दिन खा लूँगा, मुझे मछली मारना सिखा दो तो मैं जिंदगी भर खाऊंगा। तो पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, मैं तुम्हें मछली मारने सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें राजनीति सिखाने आया हूँ, तुम्हें कोई चीज़ देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि खुद नेता बनाने के लिए। क्योंकि हम अमृत पी के नहीं आए हैं, 6वां कार्यकाल हो चुका है, उम्र भी ठीक ठाक सी हो गई है। तो इस और एसपी सिंह बघेल पैदा हूँ, इसके लिए मैं घूम घूम कर अपने हर महीने में कम से कम 3 ऐसे सम्मेलन पूरे देश में करने का काम करता हूँ, जिससे ये रिले रेस की हाँक आज मेरे पास है तो कल किसी दूसरे बच्चे का है। मैं राहुल में देख रहा हूँ, मैं राहुल में वो पोटेंसी देख रहा हूँ। और बात तुम्हारे पास जब अपना लड़का है तो तुम प्रवासी परदेसी परिंदों को जो केवल चुनाव में आते हैं उनको क्यों दाना पानी खिलाते हैं? सारी बात मेरी समझ में, जो कत्ल में 8-8 लाख की रिश्वत ले करके अपने भाई को ही के साथ अन्याय करते हैं, उनको जो कोई लाल बत्ती कभी जिंदगी में पा गए नौकरी के नाम पर, कानपुर से लेकर यहाँ तक हजारों लोगों को, उनकी औकात नहीं है कि मैं उनके अनुसार बात करूँ, ठीक है ना। अब उतनी उम्र नहीं है जितने कार्यकाल में जीत चुका हूँ, अब उम्र ही नहीं बची उतनी जितने कार्यकाल में 4 लोकसभा, 1 विधानसभा, 1 राज्यसभा, योगी जी का मंत्री और मोदी जी का मंत्री। लेकिन अपने बीच में काली भेड़ों को, ब्लैक शीप कहते हैं अंग्रेजी में, अपने बीच की काली भेड़ों को पहचानो जो समाज को ठगते हैं नौकरियों के नाम पर, कत्लों में पैसे लेकर के, फाइनल रिपोर्ट के नाम पर, चार्जशीट के नाम पर, बंदूकों के लाइसेंस के नाम पर। ऐसी ब्लैक शीप, अंग्रेजी की बड़ी कहावत है ब्लैक शीप कमल का, ऐसी काली भेड़ें जो समाज विरोधी होती हैं उनको पहचाने। अपने अंदर अपना एक जो ठगे ना, जो रिश्वत ना ले, जो गाड़ी में तेल ना भराए, जो लफाजी ना करे, जो चरित्रहीनता ना करे, ऐसे किसी बच्चे को बढ़ाओ और उसको नेता बनाने का काम करें। नेता 8 सीढ़ी तक चढ़ जाएगा तो हम और कुदरत मिला के उसको 2 सीढ़ी का जरूर सहयोग देने का काम करेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। तो ये मैं खोलपुरों का इतिहास बताने का काम आपको करने का काम कर रहा हूँ। पाठक की एक नई बात आज आपको बता रहा हूँ समाज को। इस देश में जितने राजा हुए हैं सब रानियों के पेट से पैदा हुए, और रानी का ज्येष्ठ पुत्र भले वो पागल है वही राजा हुआ। यही नियम था। केवल एक राजवंश है जो तलवार से पैदा हुआ है। शायद इतिहास ना पता हो तो बता दूं, सभी राजा रानियों के पेट से पैदा हुए हैं। और फिलहाल तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नसबंदी कर दी है। अब तो मशीन से राजा निकलेगा या चपरासी निकलेगा या चौकीदार निकलेगा, जो भी आप हमें समझते हो। अब तो बैरल पक्षे से निकला था मैं, अब आजकल हम लोग मशीनों से निकलते हैं। तो अपने जैसी अकल वाला, अपने जैसी शकल वाला, अपने जैसे कपड़े वाला, अपने जैसे लत्ते वाला, अपने जैसे दुख वाला, अपने जैसे दर्द वाला, अपने जैसा अपना चौकीदार चुना करो बड़े लोगों को। और जिस आदमी को तुम लोग अभी तक चुनते आए हो, यदि आप शादी ब्याह तेरहवीं भागवत कथा में धरती पर बैठा के 5 न खिला सको, उसका एमपी का हाथ पकड़ के विधवा वेतन, वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र के फॉर्म पर अगर अपने एमपी एमएलए का हाथ पकड़ के मोहर ना लगवा सको और अपने मोबाइल से फोन मिला करके अपने एमपी के कान पे रख करके उस दरोगा से बात ना करा सको, तो ऐसे लाट साहब की औलादों को वोट देने की जरूरत नहीं है। जो पकड़ लोगे, हाँ बैठा लोगे, धरती में बैठ जाएंगे। वो जगह है यहाँ पे जहाँ पे लैट्रिन उतर सके बड़े लोगों की, पूरी लोकसभा में किसी मकान में। और वो तो ये मैं
तो बीच बीच में थोड़ा घुसूंगा, मोहब्बत बहुत है उस परिवार से, 4 चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीच में आज यदि शेखई परिवार के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में नक्शा रख करके नंबर 1 सीट को चुना, उसे किसी ने भेड़ी थोड़े, हमसे तो कह दिया गया पूरा का चले जाओ, फिर कह दिया गया अपने से लड़ लो, फिर कहा गया डिम्पल से लड़ लो, फिर कहा गया अक्षय से लड़ो, फिर 17 बार हारने वाली कुंडला में लड़ जाओ, फिर सपा बसपा हो गया है तो अगरबली खतरनाक है, यहाँ आ जाओ, फिर कहा गया करल चले जाओ। पार्टी ने अगर अखिलेश यादव ने नंबर 1 सीट चुनी थी तो अपने मुझसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इतने बड़े प्रदेश में श्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके बेटे को चुनने का काम किया था। तो अब राजनीति में अब सोच लीजिएगा कि कहाँ इस समाज का स्थान है, और कोई किसी को ऐसी न्यूरा कुछ नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कि अगर तुम करल लड़ रहे हो तो हम एक बेवकूफ टाइप का लड़ा देंगे जिससे सुबह उसे निपटा देना। अगर उसने एक नंबर 1 सीट छाती है तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मंत्रिमंडल होने के बाद हमारे शीर्ष नेताओं ने आपके बेटे पर काम किया।